हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के विचार कैसे हैं। तो लोकतंत्र के विचार कैसे हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के विचार कैसे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सरकार बनी लोक प्रतिनिधियों के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज्य की मांग की गई कि भारत के लोग खुद अपने सरकार चला सकते हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये मांग किया गया कि भारत खुद अपना राज्य चला सकता है। वे अंग्रेजों को गुलाम नहीं बना रहना चाहते थे। कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया था। देश के गरीब, अशिक्षितों, औरतों और अभिवंचित वर्गों के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। तो मत देने का मतलब यहाँ पर मतलब हुआ कि मत देने का होता है वोट देना। कि मतलब स्वतंत्रता संग्राम में सारे औरत पुरुष जितने भी हैं उनको ये मतलब बोला गया कि सारे औरतें पुरुष जो हैं वो मत दे, मतलब वोट देने का अधिकार उनको भी होना चाहिए। बुलंद हुआ इसी समय में महात्मा गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जैसे आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। मतलब कि जो महात्मा गांधी जो थे वो 1931 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से ये कहे थे कि मैं ये विचार को सहन नहीं कर सकता कि जिसके पास मतलब संपत्ति है वही वोट दे, गरीब आदमी वोट ना दे, ये मैं सहन नहीं कर सकता। क्योंकि उनका कहना ये था कि सारे लोग एक जैसे हैं, सब लोग इक्वल है, तो सबको इक्वली मतलब ट्रीट किया जाए, इक्वली फ्रीडम दिया जाए, मतलब इक्वली उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो उनका कहना ये था कि मतलब जिसके पास संपत्ति है, उनका यह कहना था कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो गरीब है, वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि वो गरीब होने का मतलब गुनाह किया है, इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो इतना पसीना बहा के अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से अपना घर परिवार चला रहा है, उसको वोट देने की अधिकार नहीं है। ऐसा वो महात्मा गांधी कहे थे। इस चीज़ को मतलब वो विरोध किए थे, क्यों नहीं है आखिर। लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करने पड़े। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में महिलाओं का पहला मताधिकार प्राप्त नहीं था। वह वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, तो वहाँ पर भी मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो महिलाएं थीं वो बहुत बढ़ चढ़ के विरोध की और उस चीज़ में बोली कि हमको वोट देने का अधिकार मिले और हमको मिलना चाहिए। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। वे जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने का अधिकार का विचार फैला। 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले जो महिला का वोट देने का अधिकार हुआ था 1902 में हुआ था, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद अमेरिका हुआ, फिर इंग्लैंड हुआ, फिर उसके बाद भारत, इटली, जापान में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ था। और पहले जो था महिलाओं का वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन महिलाओं ने अपने ये वोट लेने के आज़ादी के लिए वो भूख हड़ताल पर रहीं, अपने आप को जंजीरों में बांधी, अपने आप को जेल भेजी। तो ऐसा करने के बाद ही उनको वोट देने का अधिकार मिला। इतना मतलब प्रदर्शन की तब जाकर उनको वोट देने की अधिकार मिला।
ये कौन सा न्याय है कि महिला वोट नहीं दे सकती हैं, बस पुरुष ही दे सकते हैं। तो ऐसा मतलब पहले के लोग करते थे, जो महिलाओं को हर तरह से नीचा, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि जब से मतलब ये हुआ है कि महिलाएं भी हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं। पहले लेकिन ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतों व मर्दों, अमीर या गरीब तथा अभिवंचित वर्गों के लोग मत दे सकते हैं। इनमें कोई विभेद नहीं है। इसी अधिकार का सार्वभौम वाचक मताधिकारी कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्या था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं अन्य न्याय के इसके प्रमुख सिद्धांत है। समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत है। पहला है समस्याओं का समाधान, दूसरा समानता एवं न्याय इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो पहला क्या है, भागीदारी, दूसरा समस्याओं, तीसरा है समस्याओं का समाधान और तीसरा है मान्यता एवं अन्याय। पहला भागीदारी। आस्था के घर में आज सुबह की काफ़ी चहल पहल देख उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा, मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई। प्रश्न, दोनों में क्या बहस हुई होगी? अभियान द्वारा दर्शाएं। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। यह प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। भारत में जो है वो एक बार जब चुनाव लड़ा जाता है और जो मतलब नेता बनता है वो 5 वर्ष के लिए बनता है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। अधिकार सरकार का सत्ता में बने रहने तभी संभव है जब लोग उन्हें चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वो लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार बहुत नियंत्रण बना रहता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों के लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि सरकार जनता के कार्य को सही रूप से नहीं करती तो जनता पत्र लिखना, ज्ञापन देना, धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में भी केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है। इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है। इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता सरकार बनाने से लेकर सरकार के कार्यों को समीक्षा में भागीदारी रहती है। क्वेश्चन है, शिक्षा की मदद के ऊपर दिए गए तरीकों को कुछ उदाहरण ढूंढें और चर्चा करें कि उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये धारणा एवं आलोचना करते लोग, तो यहाँ पर धारणा कर रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं वोट के लिए।
विवादों का समाधान। हमारा देश लोकतांत्रिक है, यह विभिन्न प्रकार के विवादों उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरों के हितों का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होनी, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना आदि। कई बार लोग सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे ताकि वह हिंसा के रूप न ले। आइए अपने समाज के कुछ विवादों पर नज़र डालें और देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायत। नौहट्टा सरहसा में राम परवेश रहते थे। बगल के गांव में अब्दुल उनकी फसल को काट कर ले गए। अगले दिन राम परवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की। अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बताई। इस कारण विवाद और गहरा हो गया। लौटकर राम परवेश ने सारी बात ग्राम प्रधान को बताई। वहाँ घनश्याम भी मौजूद था। उसने बिना तथ्य को समझे गांव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने लगे। गांव के लोग एकत्रित होकर स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी। तिथि की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया। इस बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया तथा पता किया कि जमीन किसकी है। कर्मचारी ने बतलाया कि यह जमीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्ष को बैठकर विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया तथा घनश्याम को कड़ी हिदायत दी कि वह अफवाह न फैलाए। इसी तरह कई स्तरों पर विवाद होता है। ग्रामीण एवं राष्ट्रीय कृष्ण कावेरी नदी विवाद, दो राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच सतलज नदी विवाद, हरियाणा और पंजाब के बीच किसानों के उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद, बिहारी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में हुए गलत व्यवहार से उत्पन्न विवाद। प्रश्न: अपने अध्यापक की सहायता से ऊपर लिखित विवादों के पीछे क्या कारण थे, समझें और उसके समाधान के रास्ते क्या है चर्चा करें। समानता और न्याय लास्ट पॉइंट है। हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त हो। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों के लड़के और लड़कियों में भी विवाद किया जाता है। छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी, जो मतलब होता है कि ये छोट कास्ट है, ये बड़ा कास्ट है, तो जिसमें छुआछूत और जेंडर का भी जो होता था भेदभाव कि ये जेंडर का है तो हम लोग नहीं छुएंगे, नहीं इसका छुआ हुआ खाएंगे, ऐसा कुछ जैसे कि जाति में भी होता है। तो उस तरह के समानता और मतलब आज़ादी का बात होता था, किया जाता है। लड़कों परिवार अधिक अवसर दिया जाता है, मतलब लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है। इस विवाद पर भी मतलब हुआ कि ये भी समानता मिलेगा, न्याय मिलेगा तो ही हम लोग कहेगा कि ये स्वतंत्र पूरी तरह से आज़ाद है। शादी विवाह भोज भंडार के खास समुदाय एवं वर्गों के व्यक्तियों को अलग बैठा कर खिलाया जाता है। धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएं कम होती जा रही है। समानता बिना अन्याय संभव नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध होती है। सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है। जैसे
पैतृक धन संपत्ति में समान बंटवारा, लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। यह गलत एक अन्यायपूर्ण है। इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालय एवं कॉलेज में फीस खत्म कर दी है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की गई है। उसी तरह महादलित बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान रखते हुए पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना आरंभ किया गया। यहाँ पर छात्रवृत्ति मतलब कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उसको मतलब पैसे दिए जाता है और मतलब कपड़े वगैरह ड्रेस के लिए दिया जाता है। यहाँ पे छात्रवृत्ति यही होता है। योजना आरंभ किया है ताकि उन्हें भी समान अवसर मिल सके। सरकार नियम कायदे बनाती है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाता है, उसकी चीज चोरी करता है तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जा सकता है। सरकार को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना होता है। सरकार का भी सेम लागू है, ये नहीं कि सरकार है तो उस पर छूट है, नहीं, सरकार का भी इसी पर सेम लागू है। सरकार भी कोई गलती करेगा तो उसको भी दंडित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उसकी रोजगार या जमीन छीनी जाती है तो उन्हें यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार लोग कल्याण की भावना पर आधारित होते हैं जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व की अवधारणाओं को प्रश्रय देती है। तो ये चैप्टर हम लोग का आज खत्म हो गया है और क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 था, ये राजनीतिक शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये चैप्टर आज हम लोग का फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री या फिर इसका नोट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो आप अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। आज 9वीं का पहला दिन है तो उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।